नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका बेसिक शिक्षा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर और मैं आपको आपकी सिलेबस में बॉटनी रिलेटेड सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगी। मैं आपको बोथ हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाऊंगी वरदान बैच में। और आज का जो सेशन है वो आपका एक डेमो क्लास है जो कि वरदान बैच के तरफ से है। पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं हूँ कौन। मेरा नाम है हर्षिता साहू और मैंने इसी साल अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है बॉटनी से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बॉटनी का वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये आपके 12th का पोर्शन है। जैसे आपको पता है CUET में 12th के चैप्टर्स आएंगे, तो ये आपका 12th का पोर्शन है और आज हम लोग डिटेल में पढ़ने जाएंगे। और मैं एक चीज़ बता दूं, मैं आपको जो जो पढ़ाऊंगी वो CUET एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ कम्प्लीटली मैं जो पढ़ा रही हूँ उस पर फोकस रहिए और साथ में ये आपका 12th में भी काम आएगा। मैं बोथ NCERT से रिलेटेड भी पढ़ाऊँगी और जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चाहिए वहाँ वो भी पढ़ाऊँगी। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोगों ने 11th में पढ़ा था किंगडम क्लासिफिकेशन में के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मोनेरा था, फिर था प्रोटिस्टा, फिर था फंजाई, फिर था किंगडम प्लांटी, देन किंगडम एनिमेलिया। ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो किंगडम प्लांटी के अंदर आएगा। किंगडम प्लांटी भी फर्दर और 5 तरह से डिवाइडेड है। वो कैसे डिवाइडेड है वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी के बारे में जानेंगे। प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी, इनको हम लोग आज फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी भी बोलते हैं। ये एक इंडियन बॉटनिस्ट थे और आज हम लोग इनको एज फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी जानते हैं। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? एम्ब्रियो तो आप जानते ही हैं, बोथ एनिमलिया में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, मतलब ह्यूमन में भी एम्ब्रियो फॉर्म होता है, प्लांट्स में भी एम्ब्रियो फॉर्म होता है। एम्ब्रियो सीड फॉर्म करता है प्लांट्स में, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, इसी को एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। और प्लांट एम्ब्रियोलॉजी मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इन प्लांट्स। और एम्ब्रियोलॉजी को अगर हम लोग एक टर्म दें तो इसका डेफिनेशन होगा कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इमेच्योर एम्ब्रियो कल्टीवेशन ऑल्सो कल्चर। मतलब इन्होंने आर्टिफिशियल एम्ब्रियो कल्चर किया था, कहाँ पे? टेस्ट ट्यूब में। इसीलिए आज वो बहुत ज़्यादा नामी दामी साइंटिस्ट हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में, बॉटनी सोसाइटी में। आगे बढ़ते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था कि किंगडम प्लांटाई फर्दर और 5 तरह से क्लासिफाइड हैं। तो वो किस तरह से क्लासिफाइड है हम लोग देख लेते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये हैप्लॉइड स्टेज शो करता है और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है वो डिप्लॉइड स्टेज शो करता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हर प्लांट 2 फेजेस शो करता ही करता है। उसके बाद भी हमने यहाँ क्यों लिखा है कि ये तीनों हैप्लॉइड फेज दिखाते हैं और ये दोनों डिप्लॉइड फेज दिखाते हैं? ये सब टाइम ड्यूरेशन का ही खेल है। कैसे है मैं यहाँ बताती हूँ आपको। ये एक प्लांट का लाइफ है, ये हो गया प्लांट 1। इसका ड्यूरेशन है 10 डेज का। इसने 8 दिन शो किया स्पोरोफाइटिक जेनरेशन और बाकी 2 दिन उसने शो किया गैमेटोफाइटिक जेनरेशन। और एक प्लांट हमने लिया
इसका भी ड्यूरेशन हो गया 10 डेज का। इसने पहले 7 दिन शो किया गैमेटोफाइटिक जनरेशन और बाकी के 3 दिन शो किया स्पोरोफाइटिक जनरेशन। ये हो गया प्लांट 2। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि हमने 2 प्लांट ले लिया है। प्लांट 1 प्लांट 2 दोनों 10 डेज का इनका लाइफ साइकिल है। उसमें से उन्होंने प्लांट 1 ने 8 दिन, पहला 8 दिन स्पोरोफाइटिक जनरेशन शो किया और बाकी के 2 दिन उसने गैमेटोफाइटिक जनरेशन शो किया। सिमिलरली प्लांट 2 ने पहला 7 दिन 7 डेज गैमेटोफाइटिक जनरेशन शो किया और बाकी के 3 दिन उसने स्पोरोफाइटिक जनरेशन शो किया। मतलब प्लांट 1 में हम लोगों ने सबसे ज़्यादा दिन तक स्पोरोफाइटिक जनरेशन को देखा। स्पोरोफाइटिक जनरेशन मतलब 2n डिप्लॉयड कंडीशन देखा, इसीलिए इसका डोमिनेटिंग फेज क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइटिक फेज, मतलब ये डिप्लॉयड प्लांट हो जाएगा। सिमिलरली प्लांट 2 ने, जिसका लाइफ साइकिल 10 डेज का था, 7 डेज उसने गैमेटोफाइटिक जनरेशन शो किया। इसका मतलब इसका जो मेन डोमिनेटिंग फेज हो जाएगा वो हो जाएगा गैमेटोफाइटिक फेज। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हैप्लॉइड। अब देखते हैं कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम किसको बोलेंगे। सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स इसमें से कौन सा होगा। पहली बात मैं बता दूं, फ्लावरिंग प्लांट्स हमेशा स्पोरोफाइटिक इन नेचर होते हैं, मतलब डिप्लॉयड होंगे। इसका मतलब ये ऊपर के तीनों वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि इनका मेन जो फेज़ है वो है हैप्लॉइड फेज़, मतलब ये गैमेटोफाइटिक फेज़ शो करते हैं। तो बचा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हम लोग जिम्नोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं बोलते हैं, हम लोग एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। इसका मतलब जो फ्लावरिंग होगा प्लांट्स में, जो फ्लावर प्रोड्यूस होंगे, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, वो हमको एंजियोस्पर्म में देखने मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ उसी चीज़ को मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हर प्लांट में 2 तरह के फेज़ होते हैं। एक हो जाएगा गैमेटोफाइटिक फेज़, दूसरा हो जाएगा स्पोरोफाइटिक फेज़। गैमेटोफाइटिक फेज़ होगा हैप्लॉइड इन नेचर, स्पोरोफाइटिक फेज़ होगा डिप्लॉयड इन नेचर। फिर से मैं बोल रही हूँ, प्लांटी किंगडम, प्लांटी में 5 तरह के प्लांट्स पाए जाएंगे, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे वो होंगे एंजियोस्पर्म। ये पांचों तरह के जो प्लांट्स हैं, इन सब में कंपल्सरीली 2 तरह के फेजेस प्रेजेंट रहते हैं। एक फेज डोमिनेट रहता है और दूसरा रिसेसिव रहता है। जो डोमिनेटिंग फेज रहता है उसी को देख के हम लोग बोलते हैं कि ये वाला फेज शो कर रहा है, जैसे कि मैंने उस एग्जाम्पल में कहा था 10 डेज वाला। वैसे ही गैमेटोफाइट जब प्रोड्यूस होगा वो थ्रू माइटोसिस गैमेट्स फॉर्म करेगा, और स्पोरोफाइट जो है थ्रू मियोसिस स्पोर्स फॉर्म करेगा। समझ आ गया। प्लांट किंगडम में 2 तरह के फेजेस होते हैं, गैमेटोफाइटिक फेज, स्पोरोफाइटिक फेज। गैमेटोफाइटिक फेज थ्रू माइटोसिस प्रोड्यूस करेगा गैमेट्स, स्पोरोफाइटिक फेज थ्रू मियोसिस प्रोड्यूस करेगा स्पोर्स। फिर से थोड़ा लाइफ साइकिल को यहाँ कंसाइज फॉर्म में देखते हैं। यहाँ लिखते हैं गैमेटोफाइटिक फेज, यहाँ लिखते हैं स्पोरोफाइटिक फेज। स्पोरोफाइट थ्रू मियोसिस प्रोड्यूस करेगा स्पोर, ये हो जाएगा डिप्लॉयड, और स्पोर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे हैप्लॉयड। फिर स्पोर प्रोड्यूस करेंगे गैमेटोफाइटिक बॉडी को। गैमेटोफाइट थ्रू
माइटोसिस प्रोड्यूस करेगा गैमेट्स, गैमेट्स रहेंगे हैप्लॉइड इन नेचर, गैमेटोफाइटिक फेज भी हैप्लॉइड इन नेचर। फिर गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा जाइगोट एंड जाइगोट से स्पोरोफाइटिक फेज वापस से प्रोड्यूस होंगे। हमने देख लिया ये हर एक प्लांट का लाइफ साइकिल है, सेम है। हर प्लांट में गैमेटोफाइटिक फेज भी प्रेजेंट रहेगा, स्पोरोफाइटिक फेज भी प्रेजेंट रहेगा। बस प्रॉब्लम ये है अगर ये फेज इससे ज़्यादा बड़ा है तो ये वाला हो जाएगा गैमेटोफाइटिक फेज डोमिनेटिंग होगा। अगर स्पोरोफाइटिक फेज गैमेटोफाइटिक फेज से ज़्यादा लंबा है तो ये वाला स्पोरोफाइटिक फेज डोमिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर है? चलिए वापस हम लोग रिवाइज कर रहे हैं इसको। एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग होता है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है जो डिप्लॉयड इन नेचर होता है। स्पोरोफाइट थ्रू मियोसिस प्रोड्यूस करेगा स्पोर। फिर से रिपीट कर रही हूँ, एंजियोस्पर्म में ही फ्लावरिंग होता है, मतलब फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म होते हैं। एंजियोस्पर्म का मेन प्लांट बॉडी हो जाएगा स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड होता है। स्पोरोफाइट बॉडी थ्रू मियोसिस प्रोड्यूस करेगा स्पोर जो कि हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, अब हमने बोल दिया फ्लावरिंग होता है, लेकिन ये देखिए ये पूरा एक प्लांट है, ये एक पूरा ट्री है, इसमें तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। जैसे ये हो गया रूट, ये हो गया ट्रंक, ये हो गया फ्लावर, ये हो गया लीव्स, ये ब्रांचेस। हमने देखा एक प्लांट में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट इतने सारे पार्ट्स को लेके चलता है, इतने सारे ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा ऑर्गन में रिप्रोडक्शन होता है, कौन से ऑर्गन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं, वो होते हैं फ्लावर। फ्लावर ही है जो करता धरता है इनके जनरेशन का, मतलब एक जनरेशन से आगे जाने के लिए जो भी हर चीज़ होता है वो फ्लावर ही कैरी आउट करता है। फ्लावर, अब हम लोग फ्लावर को थोड़ा जूम करके पढ़ेंगे तो आगे देखते हैं। नीचे से ऊपर तक जाएंगे, ठीक है। ये जो नीचे वाला पार्ट प्रेजेंट है जिससे कि एक फ्लावर उसके ब्रांच से या फिर स्टेम से अटैच रहता है, उसको बोला जाता है पेडिसिल। पेडिसिल और स्टॉक भी बोला जाता है, ठीक है। फिर इसके थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये थोड़ा स्वेलन डिस्क जैसा प्रेजेंट रहता है एक स्ट्रक्चर। मैं साइड हो जाती हूँ ताकि दिखाई दे। स्वेलन डिस्क जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जैसा थोड़ा फूला हुआ रहता है, और ये एज अ प्लेटफॉर्म और स्टेज की तरह फंक्शन करता है। किस लिए? ताकि जो फ्लावर्स के पार्ट हैं, फ्लावर के पार्ट्स जो हैं, फ्लोरल पार्ट्स, फ्लोरल ऑर्गन्स है, उसके ऊपर वो लोग आराम से अटैच रहें। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं थैलेमस। फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, इस साइड से देख लीजिए। ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है मॉडिफाइड लीव्स। मॉडिफाइड लीव्स हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? जब फ्लावर कली के रूप में प्रेजेंट रहता है, मतलब जब फ्लावर बर्ड के ये में प्रेजेंट रहता है, लेट ये एक बर्ड है, तो ये जो मॉडिफाइड लीव्स है ये उसको प्रोटेक्शन देते हैं। जब फ्लावर एक कली या बर्ड के रूप में प्रेजेंट रहता है, ये मॉडिफाइड लीव्स जिसका नाम हम लोग अभी देखेंगे वो उसको प्रोटेक्शन देता है। ऐसे जैसे आपने गुलाब का बर्ड देखा होगा, वो ऐसे एनक्लोज रहता है और साइड में उसके ग्रीन कलर के छोटे छोटे लीव्स जैसे कुछ रहते हैं, वो है ये वाला पार्ट। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है सेपल्स।
इसको बोला जाता है सेपल्स। फिर अब हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हम लोग ये कलरफुल विंग्स के तरह कुछ चीज़ें देख रहे हैं, इसको बोला जाता है पेटल। इसका क्या काम है? ये क्या करता है ना, इंसेक्ट्स को, दूसरे इंसेक्ट्स को या फिर फ्लाइज को अट्रैक्ट करता है, जिससे कि पॉलिनेशन में हेल्प होता है। पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन क्यों होता है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे, किस तरह से होता है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है पॉलिनेशन का, हर चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन ये भी एक पार्ट प्ले करता है रिप्रोडक्शन में, और इसका काम क्या है, ये इंसेक्ट्स को, फ्लाइज को अट्रैक्ट करता है, और इसका नाम है पेटल्स। अब आगे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे एकदम एक पतला सा स्टॉक जैसा कुछ निकला है और उसके ऊपर ऐसे कुछ गोल सा बंधा हुआ है। ये क्या है? ये है स्टैमेन। ये जो है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, किस लिए? ये कंप्लीटली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। कैसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और इसको क्या बोला जाता है? स्टैमेन बोला जाता है। ये पार्ट फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और इसका नाम है स्टैमेन। और थोड़ा ऊपर जाएंगे, बीच में देखेंगे तो हम लोग ऐसे एक बल्ज्ड ऑर्गन है और उससे ऐसे स्लेंडर सा नेक निकला है। ये जो ऑर्गन है ये भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। वापस से मैं रिकॉल करती हूँ, ये नीचे वाला पोर्शन जो अटैच्ड रहता है स्टेम या ब्रांच से, उसको बोला जाता है पेडिसिल या स्टॉक। उसके ऊपर एक स्टेज बना रहता है जिसको थैलेमस बोला जाता है, जिससे कि सारे फ्लोरल ऑर्गन्स अटैच्ड रहते हैं। उसके ऊपर जाएंगे तो हम मॉडिफाइड लीव्स देखेंगे जिसको सेपल्स बोला जाता है। उसके थोड़े से ऐसे पीछे में देखेंगे, अंदर जाएंगे। एक्चुअली हम लोग ये ऐसे काट के एक तरफ देख रहे हैं, हम लोग ऐसे एक एक करके निकालेंगे तो हम लोग ऐसे नीचे से ही इसको निकालेंगे। उसी तरह से मैं बोल रही हूँ कि बाहर से हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये वाला फिर पार्ट देखेंगे तो ये क्या है? ये पेटल है, और ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। फिर उसके अंदर जाएंगे तो मिलेगा हमको स्टेमेन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फिर सबसे बीच में हमको मिलेगा पिस्टिल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल के भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ हैं, मतलब उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो हम लोग आगे इंडिविजुअली पढ़ेंगे। अभी ये देखते हैं। अच्छा ये बताइए कि ऐसा तो नहीं कि बस एक ही स्टेमेन प्रेजेंट रहेगा, या फिर एक ही पिस्टिल प्रेजेंट रहेगा, या फिर एक ही बस था ये पेटल या फिर सेपल प्रेजेंट रहेगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन एक ही थैलेमस प्रेजेंट रहेगा, एक ही पेडिसिल प्रेजेंट रहेगा, बाकी कोई भी एक में नहीं प्रेजेंट रहेंगे, वो एकदम होल्स में प्रेजेंट रहेंगे। तो उन होल्स को क्या कहा जाएगा? थोड़ा सोचिए, आप लोगों ने पढ़ा है, उन होल्स को क्या बोला जाएगा? आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। चलिए मैं बताती हूँ। ये जो सेपल के होल को कहा जाएगा कैलिक्स। मतलब ये सेपल जो है वो बस एक नहीं प्रेजेंट रहता है, ये पूरे फ्लावर के
थैलेमस को ऐसे पूरा कंप्लीट प्रेजेंट रहेगा ऐसे। मतलब ये बर्ड देख सकते हैं, ये 1 2 3 पीछे के तरफ भी, जैसे ये है, इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है, इधर एक, इधर एक, इधर एक, ये कंप्लीट ऐसे होगा। तो ये कंप्लीट होल को एक जो नाम दिया जाता है उसको बोला जाता है कैलिक्स। सिमिलरली होल ऑफ पेटल्स को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है कोरोला। फिर होल ऑफ स्टेमन्स को क्या बोला जाता है? ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। होल ऑफ स्टेमन को बोला जाता है एंड्रोएशियम। एंड होल ऑफ पिस्टिल को बोला जाता है गाइनोएशियम। ठीक है, हम लोगों ने ये देख लिया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब इनको थोड़ा सा वापस मैंने जो पढ़ाया था उसको वापस से यहाँ रिकॉल करके लिखते हैं कि कैलिक्स क्या होता है। कैलिक्स क्या होता है? नंबर 1, modified leaves. They are green in color. और उनका फंक्शन क्या है? ये प्रोटेक्शन देते हैं टू द बर्ड्स। पंछी नहीं, कली बर्ड को देते हैं। अच्छा, मैंने बोल दिया कि होल में तो कैलिक्स बोलते हैं और उसका यूनिट क्या हो जाएगा? सेपल हो जाएगा। तो यहाँ उसका यूनिट भी लिख लेते हैं। वापस से मैं बोल रही हूँ, कैलिक्स मॉडिफाइड लीव्स होते हैं, ग्रीन इन कलर होते हैं, फंक्शन होता है प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द बर्ड्स, मतलब कलियों को प्रोटेक्शन देते हैं। फिर उनका यूनिट क्या होता है? सेपल, मतलब बहुत सारे सेपल मिलके एक कैलिक्स बनाते हैं, मतलब बहुत सारे सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स बोला जाता है। यहाँ डायग्राम पे हम लोग देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है कैलिक्स, ये वाला, और ये है बर्ड जो एनक्लोज्ड है फ्लावर, ये है बर्ड। फिर आगे चलते हैं। अब आ जाएगा कोरोला। कोरोला को हम फिर से रिकॉल करते हैं। कोरोला क्या होता है? कलरफुल विंग्स लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन पोलिनेशन। ओके, लिखते हैं इसका फंक्शन। कलरफुल ऑर्गन्स होते हैं ये लोग। इनका फंक्शन होता है हेल्प्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। और इसका यूनिट होता है पेटल। ठीक है, वापस से बोलती हूँ। कोरोला होता है कलरफुल ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स विच हेल्प्स टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स, मतलब इंसेक्ट्स और फ्लाइज।
पॉलिनेशन क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। और उसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है पेटल। यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये है पेटल, और ये सब मिल के जो है उसको बोला जाएगा कोरोला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है एंड्रोएशियम, यहाँ लिखा है गाइनोएशियम। एंड्रोएशियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके मुंडी के ऊपर एक टोपी लगा देंगे और इसको पूरा इंसानों की तरह बना देंगे, एक प्लस लगा देंगे। तो एंड्रोएशियम का यूनिट क्या होता है, एंड्रोएशियम का यूनिट होता है स्टेमन। गाइनोएशियम का यूनिट होता है पिस्टल। एंड्रोएशियम का काम है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली गाइनोएशियम मेगास्पोर फॉर्म करता है, फर्दर एम्ब्रियो फॉर्म करता है, फिर फर्दर सीड फॉर्म करता है और सीड से प्लांट। वापस देखते हैं एंड्रोएशियम का फंक्शन क्या है। एंड्रोएशियम का फंक्शन है मेल गैमेट्स फॉर्म करना, उसका यूनिट है स्टेमन। गाइनोएशियम का फंक्शन है कि ये मेगास्पोर फॉर्म करते हैं, मतलब फीमेल गैमेट्स फॉर्म करते हैं जो कि आगे जाके एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं, फिर सीड फॉर्म होता है उससे, और इसका यूनिट है पिस्टल। ठीक है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कितने सारे स्टेमन्स हैं। ठीक है, तो ये इंडिविजुअली हो जाएगा स्टेमन और पूरा मिलके बोलेंगे एंड्रोएशियम। वैसे ये जो दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा, ये आपको दिख रहा है गाइनोएशियम। इसको मैं अभी लेबलिंग कर दूं तो ये हो जाएगा ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। 3 तरह का पार्ट्स होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और सारा जो ये होता है इसके अंदर होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड्रोएशियम का देखते हैं। एंड्रोएशियम को मैंने इसलिए लेबल नहीं किया क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका लेबलिंग। आगे चलते हैं, ये मैंने एक ब्लैंक स्लाइड ले लिया, मैं आपको खुद ड्रॉ करके बताती हूँ पहले। ये आपको एक पतला स्लेंडर सा पार्ट दिख रहा है, थिन एंड थिन मतलब स्लेंडर, थिन नैरो सा पार्ट दिख रहा है। ये कंप्लीट स्टेमन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्टेमन का स्ट्रक्चर है। ये जो आपको दिख रहा है ये है फिलामेंट। द स्लेंडर पार्ट ऑफ द स्टेमन इज कॉल्ड फिलामेंट। ये बल्ज्ड फिगर जो दिख रहा है, लोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है एंथर। 2 पार्ट्स में डिवाइड है स्टेमन, एंथर एंड फिलामेंट। इसको छोड़ के भी और एक पार्ट हम लोग जानते हैं, सुनते हैं कि ये फिलामेंट ये एंथर में पीछे के तरफ जाके लगा है, मतलब ये लेट फ्रंट का तरफ है, ये हम लोगों ने फ्रंट का देख लिया। पीछे की तरफ कैसे दिखेगा मैं बताती हूँ, ऐसे। यहाँ पीछे की तरफ ये अटैच्ड है। ठीक है, ये फिलामेंट जाके यहाँ पीछे की तरफ अटैच्ड है। तो ये पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू। इसका फंक्शन हम लोग आगे देखेंगे कैसे होता है, पहले इसको देखते हैं। ये स्टेमन में ये ऊपर वाला पार्ट हो गया एंथर। ये एंथर कैसे होता है, ये एंथर होता है बाइलोब्ड।
बाइलोब्ड होता है, मतलब दो लोब्स प्रेजेंट रहते हैं। दो लोब्स मतलब ये एक लोब, ये एक लोब मिलके ये हो गया बाइलोब्ड। ये हो जाएगा लोब 1, लोब 2, बाइलोब्ड होते हैं। और ईच लोब में दो थेका प्रेजेंट रहते हैं। थेका मतलब ग्रुप ऑफ वॉल्स कॉर्नर में प्रेजेंट रहते हैं। मतलब लेट ये एक लोब हुआ, ये एक लोब हुआ, तो यहाँ कॉर्नर में एक थेका है, ये लोब 1, लोब 2, यहाँ कॉर्नर में एक थेका है, यहाँ एक थेका है। लोब 1 में 2 थेका, मतलब 2 थेका पर लोब। यहाँ दो थेका प्रेजेंट है, फिर यहाँ 2 थेका प्रेजेंट है, तो टोटल 4 थेका हो जाएगा। एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है, 2 थेका पर लोब प्रेजेंट रहते हैं, एंड इन ईच लोब 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट। टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट। ऐसे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहेगा, इसीलिए एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोला जाता है। क्लियर? रिपीट कर रही हूँ। एंड्रोएशियम, उसका यूनिट है स्टैमेन। स्टैमेन के 2 पार्ट्स रहते हैं, साइड हो जाती हूँ। स्टैमेन के 2 पार्ट्स रहते हैं, एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। एंथर बाइलोब्ड होता है, ईच लोब में 2 थेका प्रेजेंट रहते हैं, और पूरे एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहते हैं, चारों कॉर्नर पे। इसीलिए एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। ये फिलामेंट क्या है? ये स्लेंडर स्ट्रक्चर है जो थैलेमस में प्रेजेंट रहेगा या फिर पेटल से अटैच्ड रहेगा। थैलेमस या फिर पेटल से अटैच्ड रहेगा और एक कनेक्शन बनाता है ये एंथर को जोड़ के रखता है। और जिस पोर्शन में ये जोड़ता है उसको कनेक्टिव बोला जाता है, जहाँ पे ये फिलामेंट है और ये एंथर है। यहाँ जहाँ उसने जोड़ा तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा कनेक्टिव, और ये जो पोर्शन होगा ये स्टेराइल टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। दूसरा चीज़ मैं बता दूँ कि फिलामेंट का ये वाला जो पोर्शन है इसको बोला जाता है डिस्टल एंड। डिस्टल एंड फिलामेंट का ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको बोला जाएगा डिस्टल एंड, और नीचे वाला जो पोर्शन रहेगा जो थैलेमस से या फिर पेटल से अटैच रहेगा उसको बोला जाएगा प्रॉक्सिमल एंड। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखना है, डिस्टल एंड एंड प्रॉक्सिमल एंड। इम्पॉर्टेंट सब है लेकिन फिर भी जिस पे मैं ज़्यादा बोलती हूँ उसको ज़्यादा याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं एक बार। अच्छा, देख रहे हैं आप लोग ये स्ट्रक्चर, इसको हम लोग लेबलिंग कर देते हैं। मैंने कहा था ये लोब लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या होगा? ये हो जाएगा ये लोब लाइक स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा एंथर, और ये थिन स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर ये हो जाएगा फिलामेंट। यहाँ मैं पढ़ लेती हूँ इसको। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एंड्रोएशियम and their unit is called stamen. Stamen is also known as microsporophyll. A typical stamen is differentiated into 2 parts, filament and anther. 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोला जाता है एंड्रोएशियम, उसके यूनिट को बोला जाता है स्टेमेन। इसमें 2 पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। आगे बढ़ते हैं। अब इसको लेबलिंग करते हैं। मैंने जो जो पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग इसको अभी लेबलिंग करेंगे। चलिए, ये लोब्ड पार्ट इसको बोलेंगे हम लोग एंथर। ये स्लेंडर, ये लॉन्ग एंड स्लेंडर स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे फिलामेंट। सबसे नीचे वाले पार्ट जहाँ जो थैलेमस से अटैच रहेगा उसको बोला जाएगा प्रॉक्सिमल एंड।
और वो ऊपर वाला पार्ट फिलामेंट का उसको बोला जाएगा डिस्टल एंड। और वो पार्ट जहाँ फिलामेंट एक्चुअली एंथर से अटैच्ड रहता है वो हो जाएगा कनेक्टिव। और इसका टिश्यू कैसा रहता है? स्टेराइल रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया एंथर। अच्छा, और एक चीज़ जो मैं छोड़ दी, वापस से चलिए पीछे रीड करते हैं इसको। फिलामेंट कैसा होता है? लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक होता है फिलामेंट में। इट हैज़ अ प्रॉक्सिमल एंड, एक प्रॉक्सिमल एंड रहता है जो थैलेमस से अटैच रहता है, एंड अ डिस्टल एंड जो कि अटैच रहता है एंथर से। डिस्टल एंड एंथर से अटैच रहता है, प्रॉक्सिमल एंड या तो थैलेमस या फिर पेटल से अटैच रहता है। एंथर टिपिकली बाइलोब्ड होता है। ईच लोब हैज़ 2 थेका, इसलिए उसको डाइथेकस भी बोलते हैं। Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca and typical anther has 4 microsporangia। ये लाइन हमने पढ़ लिया है, typical anther has 4 microsporangia। लेकिन ये चीज़ हम लोग नहीं पढ़े हैं कि आखिर longitudinal groove क्या होता है। तो प्रीवियस पे जाते हैं और प्रीवियस पे और प्रीवियस पे देख लेते हैं कि longitudinal groove होता क्या है। यहाँ हमने एक ले लिया, ठीक है। ये एक लोब है, ये एक लोब है, लिख देते हैं लोब 1, लोब 2, ये थेका 1, ये हो जाएगा थेका 2, वैसे ही ये थेका 1, ये हो जाएगा थेका 2। यहाँ पे चारों कॉर्नर में एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। अब हमने कहा कि एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट रहता है जो कि दोनों थेका को डिफरेंशिएट करता है। मतलब ये दोनों थेका के बीच में ये हो गया रास्ता, इन दोनों को एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रहता है जो डिफरेंशिएट करता है। ये जो पार्ट है यहाँ पे ऐसा एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट रहता है जो दोनों थेका को डिफरेंशिएट करता है। तो ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बता दिए। टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है टेट्रास्पोरेंजिएट? क्योंकि इसमें चार माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोला जाता है। अगले पे जाएंगे। अगर हम लोग एंथर को और जूम करके देखें तो थोड़ा इस तरह दिखेगा। ये एक एंथर है, ठीक है। इसको हम लोगों ने ऐसे ट्रांसवर्सली काट दिया। अगर एंथर को ट्रांसवर्सली काट दिया, ये देखिए, ये एंथर है, एंथर का लोब है। इसको हमने ट्रांसवर्सली ऐसे काट दिया तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। मतलब हम ऐसे काट के हम लोग अगर ऐसे देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। और जो ये आप देख रहे हैं ट्रांसवर्स काटने के बाद हम लोग टोटल 4 लेयर्स देखेंगे एंथर में। मतलब उसके जो आउटर वॉल में एंथर का वॉल 4 लेयर से फॉर्म होता है। 4 लेयर में से पहला वॉल होता है, पहला लेयर होता है एपिडर्मिस, फिर एंडोथेशियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टैपेटम। यहाँ से देख लेते हैं। ये वाला आप देख सकते हैं, ये आउटर लेयर में यहाँ लिखा है एपिडर्मिस, ये जो है आउटर लेयर। फिर नेक्स्ट टू इट इनसाइड, हम लोग बाहर से अंदर जा रहे हैं। फिर हम बाहर उसके एपिडर्मिस का लेयर को निकालने के बाद जो लेयर देखेंगे वो है एंडोथेशियम। फिर एंडोथेशियम के लेयर को अगर निकाल देंगे, ठीक है, एंडोथेशियम के लेयर को निकाल देंगे तो हम लोग जो तीसरा लेयर देखेंगे वो हो जाएगा मिडिल लेयर। फिर मिडिल लेयर को अगर निकाल देंगे फिर जो लेयर देखेंगे वो हो जाएगा टैपेटम। फिर से मैं इसको नंबरिंग कर देती हूँ। एपिडर्मिस हो जाएगा नंबर 1 पे आउटर, फिर इनर आएगा तो एंडोथेशियम, फिर उसके अंदर आएगा तो मिडिल लेयर, फिर उसके अंदर आएगा तो टैपेटम।
वापस से मैं बोल रही हूँ, बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस प्रेजेंट रहेगा, फिर उसके अंदर रहेगा एंडोथेशियम, फिर उसके अंदर रहेगा मिडिल लेयर, फिर उसके अंदर रहेगा टैपेटम। टैपेटम के अंदर एक पोलन सैक जैसा माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहता है। माइक्रोस्पोरेंजिया जब मैच्योर हो जाता है, जब एक एंथर यंग रहता है, तब उसके अंदर हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया देखते हैं, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं उसके ये वाले पार्ट को। और जब वो मैच्योर हो जाता है उसको हम पोलन सैक बोलने लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो स्पोरोजीनियस टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं वो वाया मियोसिस वो लोग पोलन ग्रेन्स बना चुके होते हैं, इसीलिए उसको पोलन सैक बोला जाता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप टू पोलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया कब होता है? यंग एंथर में, और पोलन सैक होता है मैच्योर एंथर में। वापस से बोल रही हूँ, एंथर वॉल में 4 लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। आउटर लेयर एपिडर्मिस, उसके नेक्स्ट अंदर रहता है एंडोथेशियम, उसके नेक्स्ट रहता है मिडिल लेयर, फिर उसके नेक्स्ट रहता है टैपेटम। अब ये जो बाहर के 3 लेयर हैं वो मोस्टली या तो प्रोटेक्शन या फिर डेहिसेंस में हेल्प करते हैं। वो मोस्टली उनका फंक्शन यही होता है, या तो वो प्रोटेक्ट करेंगे या फिर डेहिसेंस, मतलब वो पोलन ग्रेन जब मैच्योर, मतलब जब पोलन सैक बन जाएगा उसमें जो मैच्योर पोलन ग्रेन्स रहेंगे उनके निकलने के लिए, ताकि वो बाहर जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पॉलिनेट कर सकें। तो डेहिसेंस होना, रप्चर ऑफ एंथर होना ज़रूरी है। तो इसीलिए ये बाहर की तीनों लेयर जो हैं वो ये 2 फंक्शन के लिए ही मोस्टली जाने जाते हैं, या तो प्रोटेक्शन के लिए या फिर एंडोथेशियम के लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि एग्जैक्टली ईच लेयर का क्या क्या फंक्शन होता है। और टैपेटम जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है, जिसका काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ये क्या करता है? ये स्पोरोजीनियस टिश्यू को न्यूट्रिशन देता है। स्पोरोजीनियस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट रहता है? वो प्रेजेंट रहता है माइक्रोस्पोरेंजियम में। माइक्रोस्पोरेंजिया में स्पोरोजीनियस टिश्यू रहते हैं और उनको न्यूट्रिशन मिलता है वाया टैपेटम। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर। यंग एंथर मतलब अंदर क्या रहेगा? माइक्रोस्पोरेंजिया रहेगा। इधर है स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं। सबसे बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस, फिर उसके नेक्स्ट टू इट एंडोथेशियम, फिर उसके नेक्स्ट मिडिल लेयर, फिर उसके नेक्स्ट टैपेटम, फिर अंदर में माइक्रोस्पोरेंजिया में प्रेजेंट रहेंगे स्पोरोजीनियस टिश्यू, जिसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोला जाता है, और शॉर्टकट में हम MMC, और पॉलन मदर सेल्स भी बोला जाता है। और एक पार्ट हम लोग यहाँ देख रहे हैं स्टोमियम। ये क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, इसको मैं पढ़ लेती हूँ। अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया इज नियरली सर्कुलर इन आउटलाइन। इट इज सराउंडेड बाय 4 walls, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। आउटर 3 layers गिव प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन डेहिसेंस। प्रोटेक्शन देता है और डेहिसेंस में हेल्प करता है। The tapetum nourishes the developing pollen grains. Cells of the tapetum contains dense cytoplasm and generally have more than one cell. Tapetum nutritive in nature होता है, वो न्यूट्रिशन गिफ्ट देता है स्पोरोजीनियस सेल को, और इसका साइटोप्लाज्म होता है डेंस। साइटोप्लाज्म डेंस होता है मतलब ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, साइटोप्लाज्म ऑफ टैपेटम अगर डेंस है तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। और एक चीज़ लिखा है जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, मतलब ये एक टैपेटम का सेल हो गया, इसमें 1 न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली 2 से ज़्यादा ही प्रेजेंट रहते हैं। इन यंग एंथर ईच माइक्रोस्पोरेंजिया हैज स्पोरोजीनियस टिश्यू एट सेंटर। जैसे मैंने कहा माइक्रोस्पोरेंजिया रहता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं यंग एंथर में। इट कंसिस्ट ऑफ कम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड का मतलब मैंने बताया था, मतलब 2n इसका प्लॉयडी नंबर होगा, और होमोजीनियस मतलब सारे सेल्स सिमिलर तरह के होंगे, सारे सेल्स के कॉम्पोजिशन सिमिलर होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम लोग हर एक लेयर का पर्टिकुलर फंक्शन देखेंगे। मैं यहाँ पहले एपिडर्मिस का बताती हूँ आपको। ये आउटर लेयर हो गया एपिडर्मिस।
ये जनरली सिंगल सेल्ड होता है। इट इज़ सिंगल सेल्ड थिक एंड कंटिन्यूस लेयर। मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ कि ऐसे एकदम कंटिन्यूस रहेगा, इसमें कोई ऐसा गैप नहीं रहता है। मतलब एक सेल हुआ, दूसरा सेल हुआ, तीसरा सेल हुआ, चौथा सेल हुआ, कोई तरह का भी ये गैप प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको कंटिन्यूस बोला जाता है। और सिंगल सेल्ड मतलब इसका कोई लेयर नहीं होगा, ये एक ही लेयर प्रेजेंट रहता है एंथर वॉल में। ठीक है, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्शन, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर बोला जाता है इसको, और ये प्रोटेक्शन देता है अंदर का जो पार्ट्स होता है उसको प्रोटेक्शन देता है, जैसे कि माइक्रोस्पोरेंजिया उसको प्रोटेक्शन देता है। वापस से बोल रही हूँ, एपिडर्मिस आउटर लेयर होता है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ये सिंगल सेल्ड होता है, सिंगल सेल थिक होता है एंड कंटिन्यूस लेयर होता है। कंटिन्यूस होता है, पूरा एकदम कंटिन्यू चलता रहता है, कोई एकदम गैप नहीं प्रेजेंट रहता है, एक ही लेयर का बना रहता है और आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर बोला जाता है। नेक्स्ट आएगा एपिडर्मिस, सॉरी ये गया एपिडर्मिस। नेक्स्ट आएगा एंडोथेशियम। नेक्स्ट आएगा एंडोथेशियम। तो ये एपिडर्मिस के ठीक नीचे रहता है। मैंने कहा था हम लोग जब बाहर से अंदर जा रहे थे लेयर के, सबसे बाहर वाला एपिडर्मिस, फिर एंडोथेशियम, मिडिल लेयर, टेपेटम। बार बार मैं इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए। बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस, फिर एंडोथेशियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टेपेटम। तो ये वाला लेयर क्या रहता है, ये एपिडर्मिस के अंदर रहता है। ये भी सिंगल सेल थिक ही रहता है, मतलब इसमें भी बस एक ही लेयर प्रेजेंट रहता है। मतलब ये भी ऐसा ही होगा। इसको कलर अलग मैं बताती हूँ। ये भी ऐसे सिंगल लेयर और सिंगल लेयर ही होता है। अब इसमें क्या होता है ना, इसके इनर अंदर वाले लेयर में और रेडियल लेयर में, रेडियल और इनर लेयर में सेलुलोज फाइबर प्रेजेंट रहते हैं। सेलुलोज फाइबर और कैलेस दोनों प्रेजेंट रहते हैं। रेडियल वॉल किसको बोलते हैं मैं आपको अभी बताती हूँ। ये एक हो गया सेल, ठीक है, ये वाला लेयर ये हो जाएगा रेडियल लेयर और ये वाला हो जाएगा टेंजेंशियल लेयर। लेकिन टेंजेंशियल लेयर को हम लोग इनर लेयर के हिसाब से याद रखेंगे। तो क्या कहा गया है, इसके एंडोथेशियम के रेडियल लेयर्स में और इनर लेयर में सेलुलोज फाइबर और कैलेज प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए वो ऐसे थिक हो जाता है, बहुत थिक हो जाता है उसका वॉल। सेलुलोज फाइबर प्रेजेंट रहते हैं एंड कैलेज प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन हमने ये कहा था कि ये पहले जो तीनों लेयर्स हैं ये डेहिसेंस में भी हेल्प करते हैं, मतलब इसका रप्चर होगा जिससे कि पोलन ग्रेन्स बाहर जाएंगे। अगर इसमें इतने सारे सेलुलोज फाइबर्स और कैलेज प्रेजेंट रहेगा तो फिर ये मोटा हो जाएगा, रप्चर होने में प्रॉब्लम होगा। तब क्या होता है, ये जो एंडोथेशियम होता है ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, इसमें कुछ ऐसे गैप्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे गैप्स होते हैं जहाँ पे कैलेज या फिर सेलुलोज फाइबर नहीं प्रेजेंट रहता है, और ऐसे गैप्स को बोला जाता है स्टोमियम। जो हमने पहले वाले स्लाइड्स में देखा था, रिटर्न करते हैं, ये वाला पार्ट स्टोमियम, यहाँ पे सेलुलोज फाइबर और कैलेज नहीं प्रेजेंट रहेंगे और यही पॉइंट से ही, इसी पॉइंट से डेहिसेंस होगा, ठीक है, मतलब यहाँ से रप्चर होगा और फिर पोलन ग्रेन्स यहाँ से निकलेंगे। इसको पढ़ लेते हैं। एंडोडर्मिस, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर, इट इज सिंगल सेल थिक एंड कंटिन्यूस लेयर, इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। बता दिया। एंडोथेशियम का क्या फंक्शन है, ये ठीक एपिडर्मिस के नीचे रहता है, ये भी सिंगल लेयर ही रहता है। इसके रेडियल और इनर वॉल्स पे सेलुलोज फाइबर्स और कैलेज प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ऐसे कुछ
पार्ट्स होते हैं जहाँ पे ये कैलेज और सेलुलोज एब्सेंट रहते हैं और उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टोमियम। और इसी पार्ट से डेहिसेंस होता है, मतलब ये पार्ट रप्चर होता है जहाँ से कि पोलन ग्रेन्स बाहर जाते हैं। अब बाकी दो लेयर बचे, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। देख लेते हैं यहाँ पे मिडिल लेयर एंड टैपेटम। ये वाला जो फाइब्रस लेयर है ये है मिडिल लेयर, ठीक है। एंडोथेशियम के ठीक नीचे मिडिल लेयर प्रेजेंट रहता है और ये सिंगल लेयर नहीं होता है, ये या तो 2 लेयर के बने रहते हैं या फिर 3 लेयर्स के बने रहते हैं। और इसके सारे सेल पैरेनकाइमेटस सेल से ही सेल टाइप के ही होते हैं। फिर से बोल रही हूँ, मिडिल लेयर जो है वो एंडोथेशियम के नीचे प्रेजेंट रहते हैं। ये मोस्टली 2 to 3 लेयर्ड के रहते हैं और ये इनके सारे सेल्स पैरेनकाइमेटस सेल टाइप होते हैं। और इसका जो मेन फंक्शन है ये क्या होता है ना, ये होता है स्टोरेज ऑफ फूड। तो मिडिल लेयर क्या करता है, फूड स्टोर करता है। हमने बोल दिया फूड स्टोर करता है, लेकिन ये फूड लाता कहाँ है, थोड़ा पीछे चलते हैं, मैं बताती हूँ ये फूड लाता कहाँ से। हमने यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, ठीक है। तो क्या होता है ना, प्लांट में लीव में फूड सिंथेसाइज हुआ, फूड आके फिलामेंट के थ्रू हौले 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 गया ऊपर कनेक्टिव में, फिर कनेक्टिव से ये जाएगा मिडिल लेयर में और मिडिल लेयर इसको क्या करता है, स्टोर कर देता है फूड को। वापस बोलूँ, लीफ में फूड सिंथेसाइज होगा, फिर फूड आएगा फिलामेंट के थ्रू से जाएगा कनेक्टिव तक, कनेक्टिव में फिर जाके मिडिल लेयर में, मिडिल लेयर में फूड स्टोर होता है। समझ आ गया? यहाँ लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल, द लेयर इज 1 to 3 सेल थिक, मतलब 3 लेयर या फिर 2 लेयर प्रेजेंट रहते हैं। फूड इज स्टोर्ड हियर, मतलब खाना यहीं पे स्टोर होता है। और ये जो मिडिल लेयर होता है ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब ये यंग एंथर में प्रेजेंट रहता है, लेकिन जब एंथर मैच्योर हो जाता है ये मिडिल लेयर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब चौथा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर जो है टैपेटम, ये वाला, इसका फंक्शन पढ़ते हैं। मैंने प्रीवियस स्लाइड में कहा था कि इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इसीलिए इसका मतलब ये है कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है। हमने कहा, ये भी कहा था कि टैपेटम न्यूट्रिटिव लेयर भी माना जाता है क्योंकि ये स्पोरोजिनियस टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये प्रीवियस स्लाइड में ये भी कहा था कि ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है, मतलब मोस्टली 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है एक सेल में। मल्टी सेल्ड नहीं, मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब एक सेल में मोर देन 1 सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, वापस बोलूं, टैपेटम न्यूट्रिटिव लेयर होता है। ये मोस्टली मल्टी न्यूक्लिएट होता है। अब बोल दिया मल्टी न्यूक्लिएट होता है, बोलिए मल्टी न्यूक्लिएट जो मतलब न्यूक्लियस बन कैसे जाता है, मतलब हर सेल में तो एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, फिर ये मल्टी न्यूक्लिएट बनता कैसे है, यहाँ मैं आपको बताती हूँ। ये एक सेल है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये एंडोमाइटोसिस अंडरगो करता है, जिससे कि इसका सेल मल्टी न्यूक्लिएट बन जाता है। फिर से अगर एंडोमाइटोसिस हुआ तो फिर और एक न्यूक्लियस ऐड हो जाएगा। इसको रीड करते हैं। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर विच एक्ट्स एज द न्यूट्रिटिव लेयर। द सेल ऑफ दिस लेयर आर इनिशियली डिप्लॉयड, मतलब 2n रहते हैं स्टार्टिंग में, बट दे बिकम मल्टी न्यूक्लिएट ड्यू टू एंडोमाइटोसिस। एक तो रीज़न एंडोमाइटोसिस रहता है, दूसरा रीज़न होता है
पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी क्या है वो अभी नहीं ज़रूरी है तो मैं नहीं बता रही हूँ, ये चीज़ आपको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखिएगा कि एंडोमाइटोसिस या फिर पॉलीप्लॉइडी की वजह से ये मल्टीन्यूक्लिएट होता है। क्या मल्टीन्यूक्लिएट होता है? टैपेटम का सेल। दिस लेयर एब्जॉर्ब्स फूड फ्रॉम द मिडिल लेयर एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल और डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। तो ये टैपेटम क्या करता है, ये मिडिल लेयर में फूड एब्जॉर्ब रहता है, वहाँ से वो एब्जॉर्ब करके अंदर जो स्पोरोजेनियस टिश्यू होता है उसको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा भी टैपेटम के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो मैं अभी पॉइंट आउट कर रही हूँ, इसको नोट करिए। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन्स बाय सेक्रेटिंग यूबिश बॉडीज। इट ऑल्सो सेक्रेट्स स्पोरोपोलेनिन एंड पोलन किट materials. It also secretes कैलेज एंजाइम। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। क्या था? एक्साइन फॉर्मेशन। देखिए ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर हो गए स्पोरोजेनियस टिश्यू, बाहर हो गया टैपेटम, ये लोग प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू स्पोरोजेनियस टिश्यू, टैपेटम प्रोवाइड करता है। फिर ये क्या करता है, जब ये अंदर का माइक्रोस्पोर मदर सेल पोलन बन जाता है, पोलन ग्रेन कैसा होता है मैं अभी आपको बता रही हूँ, वापस से बताऊँगी, अभी फ़िलहाल वापस बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ, वापस से बाद में बताऊँगी। एक लेयर रहेगा और बाहर एक लेयर रहेगा। बाहर का लेयर जो होता है उसको बोला जाता है एक्साइन, और अंदर का जो लेयर रहता है उसको बोला जाता है इंटाइन। इंटाइन मतलब इनसाइड, एक्साइन मतलब आउटसाइड। बाहर का लेयर बोला जाता है एक्साइन, अंदर का लेयर बोला जाता है इंटाइन, और बीच बीच में गैप्स भी रहते हैं जिसको बोला जाता है जर्म पोर। इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसका क्या फंक्शन है, क्या काम आता है। अभी मैं बोल देती हूँ कि टैपेटम क्या करता है, ये एक्साइन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मतलब ये आउटर लेयर, इस आउटर लेयर का बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। इसके फॉर्मेशन में क्या है, कौन हेल्प करता है, टैपेटम हेल्प करता है। और अगर एक्साइन फॉर्म ना हो तो पोलन ग्रेन को हम लोग आज स्टोर नहीं कर पाएंगे। हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि पोलन स्टोर भी होते हैं, बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है, क्या है आगे पढ़ेंगे। तो एक फंक्शन हम लोग देख लिए कि टैपेटम एक्साइन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एक्साइन क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन, ये है पोलन ग्रेन। फिर दूसरा पॉइंट लिखा था कि वो स्पोरोपोलेनिन के, अच्छा यहाँ और थोड़ा डिटेल में लिखा था कि बाय सेक्रेटिंग यूबिश बॉडीज़। ये यूबिश बॉडीज़ क्या है मैं बताना भूल गई। ये टैपेटम क्या करता है ना, स्मॉल ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स सेक्रेट करता है, ठीक है। इस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर को ही यूबिश बॉडी कहा जाता है, यूबिश बॉडी। और यही यूबिश बॉडी से ही ये एक्साइन बनता है, इसी यूबिश बॉडी से ही एक्साइन बनता है। वापस बोल रही हूँ, टैपेटम यूबिश बॉडी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर एक है, उसको सेक्रेट करता है, जो कि आगे चल के एक्साइन फॉर्मेशन, जो कि पोलन ग्रेन का आउटर मोस्ट लेयर है, उसमें हेल्प करता है। फिर दूसरा हम लोग देखे थे कि वो स्पोरोपोलेनिन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ये बस अभी दिमाग में रखिए, वो क्या है मैं आपको बहुत, जब पोलन ग्रेन पढ़ाऊँगी तब बताऊँगी स्पोरोपोलेनिन क्या है। फिर पोलन किट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। पोलन किट मतलब क्या होता है ना, इस पोलन के बाहर एक म्यूसिलाजिनियस सब्सटेंस ये सीक्रेट कर लेता है, जिससे कि जब इंसेक्ट आता है और बैठता है उसके ऊपर तो उसके पैर चिपक जाते हैं, उसके पैर ऐसे चिपक जाते हैं, ठीक है। जब चिपक जाते हैं तो वो अब बाउंड है कि उस पोलन को वो अपने साथ लेके जाएगा, और जब साथ लेके जाएगा कहीं ना कहीं वो ड्रॉप तो करेगा ही,
तो इंसेक्ट्स पोलिनेशन में बहुत हेल्प करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन में इंसेक्ट्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। देख लिया हम लोगों ने कि एक्साइन फॉर्मेशन, स्पोरोपोलेनिन, पोलन किट मटेरियल भी फॉर्म करता है। अब मैंने कहा था कि ये दिस ऑल्सो सीक्रेट कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम क्या यूज़ करता है ये मैं अभी बताऊंगी। ये बता दूं स्पोरोजीनियस टिश्यू क्या होता है। स्पोरोजीनियस टिश्यू माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। जो अगर मेयोसिस होगा उसके अंदर, मतलब ये स्पोरोजीनियस टिश्यू है, इसमें अगर होगा मेयोसिस तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा स्पोर्स, जो कि हैप्लॉइड इन नेचर होता है, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल हो जाएगा डिप्लॉयड इन नेचर। अब आगे मैंने आपको कैलेज एंजाइम का बताऊंगी बोल के ये कहा था, ये यहाँ पे हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ एक बच्चा है, दूसरा बच्चा यहाँ पे है, ये दिल्ली में है, ये मुंबई में है। अब इसको मैसेज ट्रांसफ़र करना है मुंबई, दिल्ली से मुंबई मैसेज ट्रांसफ़र करना है एक, तो ये क्या करेगा, वाया मोबाइल, वाया ट्रिंग ट्रिंग मोबाइल से ट्रांसफ़र करेगा ये मैसेज। तो ये एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ, मतलब कम्युनिकेट करने का फ़ोन एक सोर्स हो गया, सिग्नल सोर्स। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, आपने अपने दोस्त से बुक लिया है, उसको रिटर्न करना है क्योंकि उसका एग्ज़ाम है तो वो पढ़ेगी, तो आप उसको फिज़िकली, बुक तो फिज़िकली ही देना पड़ेगा। अब स्कैन करके, इतना दूर थोड़ी रहते हो कि स्कैन करके देते रहोगे, तो आप आओगे, ये बुक है, हैंड ओवर किया, वो लेके गया, तो ऐसे फिज़िकली भी कम्युनिकेशन होता है। वैसे ही जो सेल्स होते हैं वो लोग भी बहुत तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोरोजीनियस टिश्यू होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, बाहर प्रेजेंट है टैपेटम, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये लोग कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये लोग कम्युनिकेट करेंगे वाया प्लाज्मोडेस्माटा। हम लोगों ने प्लाज्मोडेस्माटा सुना ही है, कहाँ सुना है, हम लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी में सुना है, सिम्प्लास्टिक एपोप्लास्टिक पाथवे। नहीं सुना है तो मैं बता दूंगी कभी और कि ये क्या है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो हर सेल के बीच में एक प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन रहता है, जिससे कि ये सेल इसको मैसेज पास करता है, ये सेल इसको मैसेज पास करता है, ये सेल इसको मैसेज पास करता है। लेकिन अभी पासिंग ऑफ मैसेज का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है कि प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्टेड है। तो मियोसिस अगर परफॉर्म करना है तो प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन को तोड़ना होगा, वरना वो लोग डिवाइड कैसे होंगे, वो लोग डिवाइड ही नहीं हो पाएंगे। अगर आपको कोई बांध के रखे रहेगा तो फिर आप मतलब आगे कैसे जाओगे आप, मतलब दोनों तरफ से किसी ने बांधा है, यहाँ कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है। अगर आपको आगे जाना होगा तो आप आगे कैसे जाओगे, यहाँ से कनेक्शन तोड़ना होगा, फिर यहाँ से कनेक्शन तोड़ना होगा, फिर आप आगे जा पाओगे। यहाँ से तोड़ने से बस थोड़ा आगे जा पाओगे। तो क्या होता है ना, जब इसका कनेक्शन तोड़ने के लिए एक कैलोज का लेयर आके हर माइक्रोस्पोर मदर सेल के साइड में फॉर्म हो जाता है। यहाँ देखिए, कैलोस का लेयर आके हर माइक्रोस्पोर मदर सेल में फॉर्म हो जाता है। ये सब एक एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इनका डिप्लॉयड, ये क्या है, ये डिप्लॉयड इन नेचर है, 2n है इनका नेचर, ठीक है। अब हमने ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ले लिया, लेट। अब इसमें होगा मियोसिस, अब इसमें होगा मियोसिस, मियोसिस में 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बने, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फॉर्म हुए। लेकिन ये जो कैलोस का लेयर बना था वो अभी भी इंटैक्ट ही है माइक्रोस्पोर के साथ,
जिसके वजह से वो माइक्रोस्पोर बन तो गए अब, लेकिन बाहर नहीं जा पा रहे हैं। जब पोलन ग्रेन बनेगा वो ऐसे उसको उड़ के भी तो जाना है ना, वो एकदम लाइट वेट होना चाहिए। ये 4 अगर पोलन ग्रेन एक ये में बन गया तो वो बहुत हैवी हो जाएगा। तो इसके लिए इसका जो कैलोज लेयर है उसका डिसइंटीग्रेशन या फिर डाइजेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो तब क्या होता है, इधर डाइजेशन ऑफ कैलोज इज इम्पॉर्टेंट। तब क्या होता है, एक एंजाइम आता है कैलेज एंजाइम, जो कौन सीक्रेट करता है, टैपेटम सीक्रेट करता है। कैलेज एंजाइम सीक्रेटेड बाय टैपेटम। टैपेटम क्या करता है, एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसका नाम है कैलेज एंजाइम। और कैलेज एंजाइम क्या करता है, ये कैलोज को ब्रेक कर देता है, जिससे कि ये बाहर वाला लेयर डाइजेस्ट हो जाता है और ये 4 माइक्रोस्पोर इंडिविजुअली फॉर्म हो जाते हैं। अब ये इंडिविजुअली फॉर्म हो गए, अब ये आगे जाके पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि प्लांट में 2 तरह के फेज़ होते हैं, स्पोरोफाइटिक फेज़, गैमेटोफाइटिक फेज़, ठीक है। और फ्लावरिंग प्लांट्स किसको कहा जाता है, एंजियोस्पर्म को। तो एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग होता है, उसका मेन प्लांट बॉडी होता है स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड होता है, वो मियोसिस अंडरगो करके स्पोर फॉर्म करता है। और ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है, ये फ्लावर में होता है। तो सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी फ्लावर में प्रेजेंट रहते हैं। फ्लावर में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है, सबसे नीचे वाला जो पार्ट रहता है जो अटैच करता है स्टॉक को ब्रांच के साथ या स्टेम के साथ, उसको बोला जाता है पेडिसिल। फिर उसके ऊपर एक बल्ज्ड डिस्क स्टेज रहता है, उसको थैलेमस बोला जाता है। फिर उसके ऊपर सारे फ्लोरल ऑर्गन्स रहते हैं, बाहर वाले को बोला जाता है सेपल जो कि यूनिट ऑफ कैलिक्स है। फिर उसके ऊपर पेटल जो कि यूनिट ऑफ कोरोला है। फिर उसके अंदर हम देखेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टैमेंस देखेंगे जो कि यूनिट ऑफ एंड्रोएशियम है। फिर बीच में रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम लोग पिस्टल बोलते हैं, और ये है यूनिट ऑफ गाइनोएशियम। फिर हमने देखा कि एंड्रोएशियम का यूनिट स्टैमेन क्या, हाँ हमने इंडिविजुअली उसका फंक्शन भी देखा था कि कैलिक्स क्या करता है, कैलिक्स प्रोटेक्शन देता है यंग बर्ड को। कोरोला क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को। और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो होते हैं, फर्टिलाइजेशन में ही हेल्प करता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब स्टैमेन के 2 मेजर पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर बाइलोब्ड होता है, उसमें 2 थेका प्रेजेंट रहते हैं ईच लोब में। और टोटल एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहते हैं। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए उसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोला जाता है। फिलामेंट लॉन्ग और स्लेंडर होता है, मतलब पतला और लंबा होता है। फिलामेंट के नीचे वाले पोर्शन को बोला जाता है प्रॉक्सिमल एंड, ऊपर वाले पोर्शन को बोला जाता है डिस्टल एंड। फिलामेंट जहाँ पे एंथर के साथ कनेक्ट रहता है उसको कनेक्टिव बोला जाता है। फिर हम लोग और उसको एंथर को ट्रांसवर्सली काट के उसका ये वाला पार्ट देखे तो हमने देखा कि एंथर में 4 वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं। बाहर रहता है एपिडर्मिस जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, अंदर रहता है एंडोथेशियम जो डेhiscence में हेल्प करता है। फिर रहता है मिडिल लेयर जो फूड स्टोर करता है, कहाँ से, फिलामेंट से आता है कनेक्टिव से मिडिल लेयर को। टैपेटम के बहुत सारे फंक्शन हैं, टैपेटम के फंक्शन गिनवाती हूँ। पहला है न्यूट्रिटिव इन नेचर होता है, दूसरा होता है स्पोरोपोलिन फॉर्मेशन में। फिर वो एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर यूबिश बॉडी सेक्रेट करता है जिससे कि पोलन ग्रेन का आउटर वाला लेयर बनता है जिसको कि एक्साइन कहा जाता है। फिर ये पोलन किट मटेरियल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। फिर ये कैलेज एंजाइम भी फॉर्म करता है। कैलेज एंजाइम किस में हेल्प करता है, कैलोज को ब्रेक करता है जिससे कि 4 माइक्रोस्पोर इंडिविजुअली पोलन ग्रेन्स फॉर्म कर सके। हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब ये प्रोसेस नहीं है पोलन ग्रेन फॉर्मेशन का, मैंने ये यहाँ पे आपको एंथर वॉल तक पढ़ाया है। अब आगे मैं पढ़ाऊँगी कि पोलन ग्रेन कैसे फॉर्म होता है, उसका दूसरा प्रोसेस है, पूरा उसका डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी और एक चीज़ देख लेते हैं, यंग एंथर मैच्योर एंथर का। यंग एंथर का हम लोग कैरेक्टर्स लिखेंगे तो
ये हो जाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट, ये इसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोला जाएगा। और इसको क्या कहा जाएगा, इसको बोला जाएगा पोलन सैक। पोलन सैक के अंदर क्या रहेगा, पोलेंस रहेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर रहेगा स्पोरोजेनियस टिश्यू और माइक्रोस्पोर मदर सेल, स्पोरोजेनियस टिश्यू और माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, जैसे मिडिल लेयर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे मिडिल लेयर अभी तक प्रेजेंट है। ठीक है, ये सब फीचर्स हैं यंग एंथर का और मैच्योर एंथर का। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस कर लेते हैं। A typical angiosperm anther is dash with each lobes having dash theca, i.e. they are dash। मतलब एक नॉर्मल एंजियोस्पर्म का एंथर कैसा होता है, मैंने कहा था ये एक एंजियोस्पर्म का एंथर हो गया। ये कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड। यहाँ देखते हैं बाइलोब्ड कहाँ है, यहाँ है। डाइथिकस भी होता है, यहाँ पहला वाला बाइलोब्ड ही होगा, तो ये दोनों कट जाएगा। विथ ईच लोब हैविंग डैश थीका, हर एक लोब में कितना थीका प्रेजेंट रहेगा, 2 थीका, मतलब डाइथिकस 2 थीका आंसर ये होगा। और एक ये 4 है तो ये कट जाएगा, तो अब पूरा देखने की ज़रूरत नहीं, आंसर हो जाएगा ए। अब इसको लिख देंगे तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म इज बाइलोब्ड with each lobe having 2 theca and they are called dithecous। अब दूसरे क्वेश्चन पे, ऑफन थीका इज सेपरेटेड बाय, मतलब मैंने बताया था आपको कि ये एक लोब है, ये एक लोब है, ये एक थीका है, ये एक थीका है, सॉरी ये एक थीका, ये एक थीका, ये एक थीका और ये एक थीका। और ये जो पार्ट है ये इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है, मतलब इसको लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोव कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोव। नेक्स्ट, द डाइथिकस कंसिस्ट ऑफ डैश माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स डैश इन ईच लोब। द डाइथिकस कंसिस्ट ऑफ डैश माइक्रोस्पोरेंजिया, कितने माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहते हैं उस डाइथिकस ए में, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स डैश इन ईच लोब। थोड़ा सोचिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो आपको मैं दे रही हूँ 2 मिनट, सोचो 1 मिनट 30 सेकेंड दे रही हूँ, सोचो। डायग्राम कर लेती हूँ तब तक। मैंने कहा था कि एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं, मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहेंगे। तो आंख बंद करके इसको लगा दीजिएगा, 4। एंड लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स में प्रेजेंट रहेंगे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया डैश इन ईच लोब, मतलब हर एक लोब, मतलब ये एक लोब है, इसमें कितना माइक्रोस्पोरेंजिया है, 2। ये दूसरा लोब है, इसमें कितना माइक्रोस्पोरेंजिया है, 2। ईच लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेंगे, टोटल 4 मिलेंगे। आगे, अरेंज माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल इन सीक्वेंस ऑफ आउटर टू इनसाइड, मतलब बाहर से अंदर। ये तो मैं इतना बार पढ़ा चुकी हूँ, याद हो जाना चाहिए अब तक। पहला वाला एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथेशियम, तीसरा मिडिल लेयर, चौथा टैपेटम।
अब देखिए इस सीक्वेंस में कहाँ है, एपिडर्मिस 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 एंडोथेशियम काट देते हैं, मिडिल लेयर ये कट जाएगा, मिडिल लेयर सेकंड में है, एपिडर्मिस एंडोथेशियम ये है करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके बाद मिडिल लेयर है, ये हो जाएगा करेक्ट इनकरेक्ट। तो सीक्वेंस क्या है, एपिडर्मिस एंडोथेशियम मिडिल लेयर टैपेटम। चलिए आज का क्लास इतना तक ही था, ख़त्म हो गया क्लास। अब नेक्स्ट हम लोग वरदान बैच में मिलेंगे जो कि 5 सितंबर से शुरू हो रहा है, तो आप लोग जल्दी से उसको एनरोल कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा इस वीडियो में। मैं आपको बता देती हूँ वरदान बैच के क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या फ़ीचर्स हैं। इसमें आपको डिटेल्ड क्लासेस के नोट्स और वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। फिर दूसरा चैप्टर वाइज डेली प्रैक्टिस शीट और सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने प्रैक्टिस शीट दिया और आपका आंसर ही नहीं पता, थोड़ी ना मुझे आप भेजोगे, ईमेल करते रहोगे कि मैम थोड़ा चेक करके भेज दीजिए, या फिर खुद थोड़ी आंसर चेक करने बैठोगे, इसमें टाइम जाएगा। आपको सॉल्यूशन के साथ डिटेल्ड प्रैक्टिस शीट मिलेगा, डेली प्रैक्टिस शीट्स मिलेगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, कुछ क्लासेस आपके लाइव रहेंगे, कुछ आपके रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगे। चैप्टर वाइज एनटीए बेस्ड टेस्ट, मतलब एनटीए जिस तरह से एग्ज़ाम कर रहा है उसका चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलेगा। और लास्ट वाला CUET का अभी इसी साल जो पेपर होगा उसका डिटेल्ड डिस्कशन आपको वीडियो सोल्यूशन के साथ मिलेगा, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग वरदान बैच में एनरोल हो जाइए। मैं आपको बोथ इंग्लिश और हिंदी में आपको पढ़ाऊंगी और उम्मीद करती हूँ बहुत मज़ा आएगा। और बातें थोड़ा कम करेंगे, पढ़ाई ज़्यादा करेंगे, यहाँ मजाक मस्ती के लिए नहीं आए हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।